हमारे सामने प्रस्तुत किया है, शब्दों के माध्यम से शब्द चित्र किसे कहेंगे? शब्दों के माध्यम से जो चित्र प्रस्तुत किया है उसे कहेंगे हम शब्द चित्र। कि जैसे उनकी वेशभूषा के बारे में बताया है, तो ऐसा लगता है मान लीजिए एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो गया है। तो क्या है कि इससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की जो हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तो देखिए, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद जी का जो व्यक्तित्व हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हमारे सामने उभर कर आती हैं, वो है नंबर 1, सादा जीवन उच्च विचार। कि जो प्रेमचंद जी हैं, वो सीधे साधे व्यक्ति थे। वे धोती कुर्ता, सिर पर मोटे कपड़े की टोपी व कैनवस के जूते पहनते थे। उन्हें दिखावे से कोई भी जो है मतलब नहीं था कि भाई मुझे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मैंने ये नहीं पहना वो नहीं पहना, इस प्रकार के दिखावे से उन्हें कोई भी मतलब नहीं था। वो जैसे थे वैसे ही दिखना चाहते थे। तो इसलिए उनको उनके बारे में उनकी विशेषता, उनके व्यक्तित्व की विशेषता क्या बताई गई है? सादा जीवन उच्च विचार। कपड़े के जूते पहनते थे और सिर पर जो है मोटे कपड़े की टोपी पहनते थे। सीधे साधे व्यक्ति थे, धोती कुर्ता डालते थे। उन्हें इस बात की कदापि चिंता नहीं रहती थी कि लोग क्या कहेंगे। फटे जूतों से अंगुली बाहर निकली होने पर भी उन्हें किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं होता था। कि किसी प्रकार की लज्जा कि भाई दूसरे लोग मुझे क्या कहेंगे, ऐसा उसे उन्हें महसूस नहीं होता था प्रेमचंद जी को। इसके साथ साथ उनके विचार भी बहुत उच्च थे। भाई वो जैसे सादे दिखाई देते थे, वैसे उनका जो सोच थी वो इतनी सादी नहीं थी। उनकी जो सोच थी वो उच्च थी। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे और समाज को उचित दिशा प्रदान करने का कार्य करते रहे। कि समाज में जो उस समय फैली बुराइयां थी, उनको कैसे समाप्त किया जा सकता है, समाज को किस प्रकार जो है देश को उन्नति की ओर अग्रसर किया जा सकता है, इस प्रकार के विचार जो है उनके थे। नेक्स्ट है पॉइंट, आशावादी और आत्मविश्वासी। प्रेमचंद जी क्या थे? आशावादी और आत्मविश्वासी थे। वे आशावादी थे और स्वयं पर विश्वास करते थे। वे विकट परिस्थितियों से भी न घबराकर सदैव उनका सामना करने के लिए तैयार रहते थे। यदि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, भाई यदि वे दुखी थे तो दुखों का सामना भी हंसते हुए करते थे। उन्हें इस प्रकार की कोई मतलब वो नहीं थी कि मैं जो है दुखों से घबराकर उन्हें अपना रास्ता बदल लूं, या तो वे हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट है बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा सादा जीवन उच्च विचार। दूसरा जो है आशावादी और आत्मविश्वासी। तीसरा है स्वाभिमानी व्यक्ति। कौन थे? स्वाभिमानी व्यक्तित्व था किसका? प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे दिखावा करने के लिए किसी से कोई वस्तु मांग कर प्रयोग नहीं करते थे। मतलब यदि कम है तो कम में ही अपना काम चला लेते थे, लेकिन मांग कर किसी की चीज का प्रयोग करना जो है वो अपने स्वाभिमान के खिलाफ मानते थे। भाई क्या स्वाभिमान रह जाएगा अगर हम किसी से वस्तु मांग कर प्रयोग करते हैं अपने खुशी के लिए, तो हमारा स्वाभिमान वहां खत्म हो जाता है। तो इसलिए क्या थे प्रेमचंद की, क्या विशेषताएं थी व्यक्तित्व की, उनकी पर्सनैलिटी की क्या विशेषताएं थी? स्वाभिमानी व्यक्तित्व। संघर्षशील लेखक। नेक्स्ट है संघर्षशील लेखक। प्रेमचंद अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को जो है ठोकरे मारे, इस प्रकार पूरा जीवन संघर्ष करते थे। तो भी कठिनाइयां आई, उन्हें जो है उन्होंने उनका निवारण किया, खुशी से उन कठिनाइयों को पार किया। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व कौन कौन सी विशेषताएं बच्चों हमने में? सादा जीवन, विचार, आशावादी है, आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी व्यक्तित्व, संघर्ष लेखक। अब देखिए दूसरा प्रश्न है बेटा, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो। तो जो प्रेमचंद जी हैं उनका बाएं पैर का जूता ठीक है, लेकिन दाएं पैर के जूते में छेद हुआ है और उससे अंगुली जो है बाहर निकल आई है।
तो इन विकल्पों में से 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, बाएं पैर का जूता ठीक है, मगर दाहिने पैर जूते में बड़ा छेद हो गया है, इससे अंगुली बाहर निकल आई है। दूसरा, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले को बढ़ाती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो यहाँ इन सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? वो है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तो ये सभी विकल्पों में से ये विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से व्यंग्य किया गया है, किस प्रकार कटाक्ष किया गया है, कमेंट किया गया है। तो देखिए, पहली पंक्ति है बच्चों, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। मैंने पाठ पढ़ाते हुए भी आपको बताया था कि जूता हमेशा, जूता किसका प्रतीक है और टोपी किसका प्रतीक है। मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, टोपी जो है मान सम्मान का प्रतीक है और जूता फिर भी पैरों में ही पहना जाता है। लेकिन कीमत किसकी ज्यादा है? जूते की। तो मतलब किस पर व्यंग्य किया गया है कि आज जो है लोगों की क्वालिटी ने देख के, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट ना हो, वो चीजें ना देखते हुए सिर्फ पैसे को देखा जाता है। चाहे उस व्यक्ति को किसी प्रकार की जानकारी ना हो, यदि पैसा है उसके पास, यानी कि आज के जो समाज में पैसे को महत्व दिया जाता है, किसी प्रकार की जो है, अगर कोई भी कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, कितना ही इंटेलिजेंट क्यों न हो, उसकी यदि उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। और यदि जिसके पास पैसा है, चाहे उसमें किसी प्रकार के कोई गुण ना हो, तब भी वो महान बन जाता है। तो इसलिए जो है, टोपी और जूते के माध्यम से आज का जो हमारी परिस्थितियां हैं समाज में, जो पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है और गुण जो है महत्वहीन हो गए हैं, तो इस बात पर कटाक्ष किया गया है। देखिए, यहाँ जो है लेखक ने सामाजिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था पर गहरा व्यंग्य किया है। जूते को टोपी की तुलना में श्रेष्ठ बताया गया है। वैसे तो टोपी श्रेष्ठ होती थी, लेकिन आजकल क्या है, जूता श्रेष्ठ हो गया है। क्यों? आजकल जूते वालों अर्थात धनवानों का ही मान सम्मान बढ़ गया है। यहाँ जो है, जूता किसका प्रतीक है? धन का प्रतीक है। मतलब जूते की कीमत ज्यादा है, मीन्स जिनके पास धन है। और गुणी व्यक्तियों को केवल धन के अभाव में सम्मान कम होने लगा है। अगर कोई, किसी व्यक्ति में हर एक प्रकार के गुण हैं, अगर वो पैसा नहीं कमा पा रहा है, पैसा उसके पास नहीं है, तो उसके गुणों की कोई अहमियत नहीं है। एक अयोग्य व्यक्ति भी यदि धनवान है, भाई उसमें किसी प्रकार की योग्यता यदि नहीं है, लेकिन वह धनवान है, तो वह व्यक्ति जो है सर्वगुण संपन्न माना जाता है। यानी कि अमीर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न माना जाता है, चाहे उसके अंदर एक भी गुण ना हो, लेकिन पैसे के कारण उसे सर्वगुण संपन्न माना जाता है। इस प्रकार जो है, लेखक कहता है हरिशंकर परसाई कि जो टोपी है अर्थात मस्तक न्योछावर होते हुए देखा है, अर्थात धन के बल पर धन के सामने जो है ज्ञान का बल झुकने लगा है। कि एक अयोग्य व्यक्ति पर 2500 जो है गुणी व्यक्ति न्योछावर किए जा सकते हैं। जैसे एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर की जा सकती हैं, वैसे ही एक धनवान व्यक्ति पर 25 गुणी व्यक्ति न्योछावर किए जा सकते हैं। भाई पैसे के बल पर वो कहीं से भी गुणी व्यक्ति को अपने साथ रख सकता है और हर प्रकार की जानकारी जो है वो रख सकता है, उसे जरूरत ही नहीं होती है। तो इस प्रकार जो है, जो टोपी और जूते के माध्यम से किस पर कटाक्ष किया गया है? धनवान व्यक्ति पर और गुणी व्यक्ति पर जो है कटाक्ष किया गया है कि धन के सामने जो है गुणों की कुछ नहीं चलती। नेक्स्ट है बेटा, सेकंड है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो हरिशंकर परसाई जी क्या कहते हैं प्रेमचंद जी को, कि आज का जो दिखावटी समाज है, आज के दिखावटी समाज में जो लोग हैं, वो पर्दे पर अधिक विश्वास करते हैं। हर चीज को छिपाने में
के लिए तैयार रहते हैं, अपनी बुराइयों, अपनी कमियों को ढककर रखना चाहते हैं। परंतु जो प्रेमचंद जी हैं वो दिखावे में विश्वास नहीं रखते। मतलब जो आज का समाज है वो दिखावे में विश्वास रखता है, लेकिन प्रेमचंद जी दिखावे में विश्वास नहीं रखते। वे जो है जूता फटा होने पर भी अपने आप को लज्जित महसूस नहीं करते। उस फटे हुए जूते में से दिखती हुई अंगुली में ही वे फोटो खिंचा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीज जैसी है वो उसको वैसी ही रहने देना चाहते हैं। अगर उसके अंदर कोई भी कमी है तो वो उसे छिपाने की कोशिश नहीं करते। अर्थात क्या मतलब है कि आज के दिखावटी युग में जो है लोग हर चीज को जो है छिपाना सोचते हैं, अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी जो है जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहते हैं। तो हम पर्दे पर कुर्बान हैं, यानी कि जो आज के लोग हैं, जो आज का समाज है, वो दिखावे में विश्वास करता है और प्रेमचंद जो है दिखावे में विश्वास नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार हम पर्दे पर कुर्बान है के माध्यम से आज के दिखावाप्रस्त समाज पर कटाक्ष किया गया है, कमेंट किया गया है, व्यंग्य किया गया है। तीसरा देखिए, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। घृणित, घृणा का पात्र, प्रेम का उल्टा है घृणा, विपरीतार्थक। तो क्या कहता है लेखक, जिसे तुम घृणित समझते हो, यानी कि जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती, जिससे तुम घृणा करते हो, उसके लिए तुम हाथ की नहीं बल्कि पांव की अंगुली से इशारा करते हो। तो प्रेमचंद का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे जो कहते थे वही करते थे। उनमें किसी बात को छिपाने की भावना जो है नहीं थी। प्रेमचंद जी के अंदर किसी बात को छिपाने की भावना नहीं थी। इसलिए लेखक कहता है कि प्रेमचंद जिससे घृणा करते थे वे उसकी ओर पैर की उंगली से नहीं बल्कि पैर की उंगली से इशारा करते हैं, हाथ की उंगली से नहीं। अर्थात वे उसे बिल्कुल घृणित ही समझते हैं। मतलब अगर वो अपनी हाथ की अंगुली से इशारा करें तो इसको भी जो है वो अपना अपमान मानते हैं। जिस आदमी से प्रेमचंद जी घृणा करते हैं उस आदमी की तरफ यदि वो हाथ की अंगुली से इशारा करते हैं तो इस चीज को भी वे घृणित मानते हैं। इस चीज में जो है वो सोचते हैं कि मेरा क्या मान सम्मान रह गया जब मैं व्यक्ति की तरफ इशारा करने के लिए वे हाथ का प्रयोग करने में भी अपना अपमान समझते हैं, उसकी तरफ वो पांव की अंगुली से इशारा करते हैं। उसे हमेशा जो है घृणित चीजों को उन्होंने हमेशा, समाज में फैली बुराइयों को उन्होंने हमेशा जो है ठोकर मारी है, ठोकर पर रखा है, अपने जूते की नोक पर रखा है और उनके विरुद्ध संघर्ष किया है। जो समाज में फैली कुरीतियां थी उनके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया है, उनसे बचकर नहीं निकले हैं। तो ये थे बेटा प्रश्न 3 हो चुके हैं। अब चौथा प्रश्न देखिए। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी। लेकिन अगले ही पल यह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। क्या होता है कि एक जगह पर क्या होता है कि भाई एक बार जो है हरिशंकर परसाई जी सोचने लगते हैं प्रेमचंद जी के बारे में कि फोटो खिंचवाने की अगर इस आदमी की यह पोशाक है तो जो प्रतिदिन पहनने की पोशाक कैसी होगी। लेकिन अगले ही क्षण यह विचार बदल जाता है उनका, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, भाई ये तो एक ही पोशाक पहनता होगा घर में भी और बाहर बाहर भी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद जी के बारे में लेखक के विचार बदलने के क्या वजह हो सकती है? क्यों लेखक ने, हरिशंकर परसाई जी ने तुरंत अपना विचार बदल लिया? तो देखिए, लेखक द्वारा की गई पहली टिप्पणी आधुनिक युग में परिवर्तित होती व्यक्ति की सोच को देखकर की गई है। तो पहला जो टिप्पणी की गई है, लेखक ने जो पहली टिप्पणी की है कि भाई फोटो खिंचाने की अलग की अगर पोशाक
अगर फोटो खिंचाने की यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। तो यह टिप्पणी तो लेखक ने आधुनिक युग में परिवर्तित होती व्यक्ति की सोच को देखकर की है कि जिस प्रकार लोग अपने घर पर पहनने और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर करते हैं, लेकिन प्रेमचंद इस प्रकार के सभी व्यक्तियों से अलग है। तो पहली जो टिप्पणी की है लेखक ने घर और बाहर के अलग कपड़ों की, तो वो आज के आधुनिक समाज को देखते हुए की है कि लोग जो है बाहर पहनने के अलग कपड़े रखते हैं, घर में पहनने के अलग रखते हैं। और वो जो दूसरी टिप्पणी की है, वो प्रेमचंद एक सीधे साधे साधारण आदमी थे। तो उनका मन तुरंत क्यों बदल गया, क्यों उन्होंने ऐसा सोचा? क्यों? क्योंकि प्रेमचंद जो है वो एक सीधे साधे साधारण आदमी थे। वे दिखावे की परवाह नहीं करते थे, भाई कौन क्या कहेगा, इन बातों में वो विश्वास नहीं रखते थे। वे सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, इस बात को वे नहीं सोचते थे, इसलिए पोशाक बदलने की बात उन पर लागू नहीं होती। जब वो ये बात सोचते ही नहीं थे कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, चाहे मैं ये पोशाक डाल के जाऊं या ये जाऊं, तो उन्हें इन बातों से कोई मतलब ही नहीं था। तो इसलिए जो है उनकी सोच जो है क्षण भर में ही बदल जाती है। किसकी? हरिशंकर प्रसाई जी की सोच प्रेमचंद के बारे में क्षण भर में ही बदल जाती है। पहली टिप्पणी वो करते हैं ये सोचकर कि जो आधुनिक समाज है वो बाहर के कपड़े अलग रखते हैं सब और घर के अलग रखते हैं। तो पहली टिप्पणी आधुनिक समाज को देखते हुए उन्होंने कर दी, लेकिन तत्क्षण ही उन्होंने क्या सोचा कि जब ये आदमी जो है इस बात से इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, तो यह घर के कपड़े और बाहर के अलग नहीं रखता होगा, इसके पास जो है घर और बाहर की अलग पोशाकें नहीं होंगी। तो यह सोचकर हरिशंकर प्रसाई जी का जो सोच है वो बदल जाती है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं? आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। तो जिससे आप जो है लेखक को अच्छा समझते हो, तो इस पाठ को पढ़कर, आपने ये व्यंग्य पाठ पढ़ा है, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है कि लेखक एक अच्छा आदमी है? तो लेखक की जो व्यंग्य शैली है, व्यंग्य शैली होता है स्टाइल, जो व्यंग्य करने का उनका तरीका है वो बहुत ही आकर्षक है कि उन्होंने साधारण शब्दों में ही कटाक्ष कर दिया है। मतलब बात को सीधे तरीके से कहकर ही जो है काफी हर्ट कर देने वाली बात कह दी है। तो और उनका जो गंभीर एवं गूढ़ अर्थ है, साधारण तरीके से उन्होंने व्यंग्य शैली में जो कुछ कहा है उसका गूढ़ अर्थ है और गंभीर बात है, जो समाज की कृत्रिम एवं शोषक व्यवस्था पर प्रहार करती है, जो समाज की दिखावाप्रस्त जिंदगी है और जो शोषण व्यवस्था हमारे समाज में चल रही है कि अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। तो इस समस्या पर भी उन्होंने समाज की कटाक्ष किया है कि एक तो समाज की जो दिखावाप्रस्त सोच है और दूसरा जो हमारा समाज शोषित लोगों के पर भी, शोषण करने वाले लोगों पर भी उन्होंने प्रहार किया है। दूसरा, लेखक ने अपने व्यंग्य को विस्तार से समझाया है, ये नहीं कि भाई एक पंक्ति में सिर्फ व्यंग्य कर दिया, उन्होंने अपने व्यंग्य को विस्तार पूर्वक समझाया भी है, अपने व्यंग्य का विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया है। और उनकी यह विस्तारण शैली किसी भी तरह के पाठक को लेख सहायता करती है। और जो ये विस्तार पूर्वक किया गया जो उनका वर्णन है, विस्तार का जो स्टाइल है, ये पाठक को जो है पाठ को समझने में काफी हेल्प करता है, सहायता करता है। जो उनका कहने का तरीका है वो पाठक की अच्छी तरह से समझने में सहायता करता है। और नंबर 3 है बेटा, लेखक की जो संवाद शैली है और बात से बात निकालने की प्रवृत्ति है कि एक बात में ही दूसरी बात निकाल देना, जो संवाद करने का तरीका है, बातचीत करने का जो तरीका है और बात में से बात निकालने की जो उनकी प्रवृत्ति है, वो अत्यंत ही प्रभावशाली है। वो जो है अपना इम्प्रेशन छोड़ देती है, प्रभाव। लेखक पूरी रचना में पाठक
का लेख के साथ एक अप्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना चाहता है। लेखक जो है पूरी रचना में, जो पूरे पाठ में पाठक का लेख के साथ जो है संवाद स्थापित करना चाहता है। जैसे पाठक भी जो है पाठ के साथ बातचीत में शामिल हो, जिससे पाठक की सहजता एवं रुचि दोनों बनी रहती है। इससे क्या है, पाठक की सहजता और रुचि दोनों बनी रहती हैं, लेकिन यह प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उसमें समेट लेता है। इससे क्या है कि यह जो है प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उसमें पूरी तरह से समेट लेता है। छठा प्रश्न देखिए, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? इंगित करना, इशारा करना। तो पाठ में जो टीले शब्द है उसका प्रयोग किस तरफ इशारा करता है? पाठ में जो टीले शब्द है वो रास्ते की रुकावटों का प्रतीक है। टीले शब्द जो है रास्ते की रुकावटों का प्रतीक है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों, संघर्षों और असुविधाओं के लिए किया गया है। तो टीला शब्द किसका प्रयोग है, किसका प्रतीक है? टीला शब्द है जीवन में आने वाली कठिनाइयां, संघर्ष एवं असुविधाओं का प्रतीक है। अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को बाधित करते हैं। जो समाज में फैली हुई अनेक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं और भ्रष्ट आचरण है, वो जीवन की सहज गति को बाधित कर देता है। जैसे शोषण है, अन्याय है, छुआछूत है, जाति पाति है, ये समाज की ऐसी बुराइयां हैं या कुरीतियां हैं जो क्या करती हैं कि जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसको बाधित कर देती हैं। जो एक सहज गति से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है उसमें बाधा डाल देती हैं ये ऐसी ऐसी समस्याएं। तो इन समस्याओं से जो है घबराते नहीं थे प्रेमचंद जी। वो जो है टीले से बचकर नहीं निकलते थे, बल्कि टीले को ठोकर मारकर निकलते थे। अर्थात वे समस्याओं का सामना करते थे, उनसे बचकर निकलना उनकी आदत नहीं थी प्रेमचंद जी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? क्वेश्चन नंबर 8। आजकल लोग अपनी वेशभूषा के प्रति अत्यंत सतर्क और आधुनिक दृष्टिकोण रखते हैं कि भाई हमारे जो कपड़े हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो दिखावाग्रस्त जिंदगी में विश्वास करने लगे हैं। चाहे हैसियत ना हो इतने महंगे कपड़े खरीदने की, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि वो अच्छे दिखें। तो इस प्रकार जो है आज के लोग दिखावाग्रस्त जिंदगी में विश्वास करने लगे हैं। लोगों को लगता है कि वेशभूषा व्यक्तित्व की पहली छाप है, भाई कपड़ों से ही हमारी पर्सनैलिटी दिखेगी, ऐसा उनकी सोच है। लेकिन क्या है कि लोगों को जो सामने वाले को प्रभावित करती है वो वेशभूषा नहीं है। लोग इस बात को लेकर अत्यंत संवेदनशील हो गए हैं। वेशभूषा के कारण लोगों के व्यवहार में अंतर आ जाता है। समाज के सभी वर्ग एवं समुदाय अब अपनी वेशभूषा के प्रति अत्यधिक सचेत रहते हैं तथा उनके माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज का जो लेक्चर है यही समाप्त होता है। If you have any doubt regarding the lesson, please. Yes, students, if you have any doubt regarding the lesson, you can raise it. Yes, students, have you any doubt, beta? Leave the meeting.